तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और आज का टॉपिक है हम लोग, है ना, अपूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपूर्णांक, दूसरा क्या होता है, आपेक्षिक अपूर्णांक। और ये बातें किए थे। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं कि कुछ तरल पदार्थ और कुछ ठोस पदार्थों के अपूर्णांक के मान, ठीक है। कुछ तरल पदार्थ एवं ठोस पदार्थों के अपूर्णांक के मान कुछ दिया गया है, उस मान को आप लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते दिखाते हैं, आइए बने रहें। कैसे निकालेंगे, तो हेडिंग लगा लेना है, कुछ तरल पदार्थ और ठोस पदार्थों के अपूर्णांक, ठीक है। वैसे पहला सबसे पहले हम करते हैं बात, एक नंबर में आप लोग कर लेंगे सबसे पहले हवा का अपूर्णांक, ठीक है ना। किसका, हवा का अपूर्णांक, हवा का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको कर लेंगे, कितना होता है, हवा का अपूर्णांक होता है 1.0003 होता है। अपूर्णांक को हमने बता दिया था, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है, मैंने बता रखा है। क्यों, क्योंकि अपूर्णांक समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चर्चा हो चुकी है पीछे, है ना। तो यहाँ आपने देखा हवा का अपूर्णांक कितना है, 1.0003, ठीक है। दूसरे नंबर में आप लोग करेंगे पानी, चाहे इसको बोलते हैं जल, चाहे वाटर बोलेंगे। इसका अपूर्णांक कितना हो जाएगा, तो इसका अपूर्णांक होता है जल का यानी अपूर्णांक 1.33। उसके बाद तीसरा याद कर लेंगे आप लोग, अल्कोहल, अल्कोहल का अपूर्णांक, इसका कर लेंगे 1.36। अल्कोहल का अपूर्णांक कितना, 1.36। उसके बाद आप लोग करेंगे किरोसिन का, किसका, किरोसिन। तो किरोसिन जो होता है ना, इसका अपूर्णांक होता है 1.44। याद रखें, किरोसिन का कितना, 1.44। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये सब बातें लिख लेना होगा, नहीं तो दिमाग में याद हो जाए तो याद कर लीजिए, जस्ट, है ना, छोटी सी बात है, याद कर सकते हैं एक बार ना, दूसरा बार में तो याद हो ही जाएगा। पांचवा जो है ना, आप लोग कर लें, किरोसिन के बाद तारपीन का तेल, तारपीन। तो तारपीन का जो तेल होता है ना, उसका होता है अपूर्णांक, तारपीन का होता है 1.48 होता है, ठीक है। तारपीन का 1.48। उसके बाद 6 में ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का जो देखेंगे ना, इसका अपूर्णांक होता है, ग्लिसरीन का अपूर्णांक होता है 1.47। और ये सब के सब क्या है ना, इस सबको, ये तरल चीज़ है, तरल पदार्थ का मतलब कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। जिस पदार्थ में बहने का गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं तरल पदार्थ। जैसे पानी को नीचे गिराइएगा तो बहेगा, इसलिए तरल पदार्थ। आप लोग तेल को नीचे गिराइएगा तो बहेगा, इसका अर्थ है कि ये तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ समझ में आ गया होगा, तरल पदार्थ का अर्थ होता है जिसमें बहने का गुण, ठीक है। चलिए 7वां नंबर में अब आते हैं। 7वां नंबर बर्फ। तो बर्फ जो होता है ना, वो ठोस होता है, तो ये ठोस में आ गया, ठीक है। तो बर्फ का अपूर्णांक होता है 1.31। बर्फ का अपूर्णांक कितना, 1.31। 8वां नंबर में आप लोग करेंगे क्राउन कांच, ठीक है। क्राउन कांच, ये कांच का एक प्रकार है, क्राउन कांच। इसका अपूर्णांक होता है 1.52। कितना, 1.52। उसके बाद होता है फ्लिंट कांच, एक ध्यान रखेंगे, फ्लिंट कांच, ये भी कांच है एक तरह का, फ्लिंट कांच, इसका भी कांच का प्रकार है। इसका अपूर्णांक होता है 1.67 होता है, ठीक है, 1.67 होता है फ्लिंट कांच का। 10 नंबर में आप लोग कर लेंगे फ्लिंट कांच के सेंधा नमक, ध्यान रखें, 10 में सेंधा नमक, और सेंधा नमक का होता है 1.54। छोटी छोटी बात है। उसके बाद आप लोग 11 नंबर में कर लेंगे सेंधा नमक के बाद पॉइंट, ध्यान रखें, मणिके का 1.76, ठीक है। मणिके का कितना, 1.76। और लास्ट सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ किसे माना जाता है, हीरा को। ये 12वां नंबर, दर्जनपुर गया, हेलो, दर्जनपुर गया, हीरा का अपूर्णांक, डायमंड इसको बोलते हैं, ठीक है ना, डायमंड, हीरा या डायमंड। तो हीरा या डायमंड का होगा, ये होता है
2.4 यानी इसको लिखेंगे 2.42। सबसे अधिक है हीरा का अपवर्तनांक, यहाँ सबसे अधिक होता है। इसका क्रांतिक कोण याद रखेंगे आप लोग। हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है ना, क्रांतिक कोण ये होता है, क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री। याद रखें, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और ये मैंने जो बताया ना, ये सब के सब क्या है? ठोस है। ये सब ठोस हैं। तो मैंने बताया कुछ ठोस पदार्थ के अपवर्तनांक और तरल पदार्थ के अपवर्तनांक। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर समझें, ध्यान रखना है। चलिए ध्यान देंगे आप लोग बात को। अगला पॉइंट यहाँ देते हैं, ध्यान दें। क्या ध्यान देना है? समझें कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक रहे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक रहे, उस माध्यम को प्रकाशतः सघन कहा जाता है। मैंने बोला जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे प्रकाशतः सघन माध्यम कहा जाता है। जैसे देखिए, हमें देखिए किसका अपवर्तनांक अधिक है, कुछ तुलना करिए। जैसे यहाँ पर है, इससे इससे तुलना करिए। हवा और पानी में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो आप देखिए हवा और पानी में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक अधिक है। इसका मतलब कि पानी जिसका अपवर्तनांक अधिक है ना, वो सघन होता है, प्रकाश तो सघन होता है। तो हवा से ज़्यादा सघन कौन हो गया? पानी। समझ आया ना? हवा से ज़्यादा सघन कौन हुआ? पानी हुआ। अब चलिए और बातें करते हैं। जैसे हमने ले लिया एल्कोहल में लिया और किससे लिया? हम बर्फ़। तो एल्कोहल और बर्फ़ में आप तुलना करिए, एल्कोहल और बर्फ़ में तुलना करिए आप लोग, किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है? तो देखेंगे तो यहाँ पर एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 और बर्फ़ का 1.31 है। तो जाहिर सा है कि एल्कोहल का अधिक है, बर्फ़ का क्या है? कम है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो सकती है ना। यहाँ पर इसका आप दिमाग लगाइए कि क्या हो रहा है और कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है, यहाँ पर किसका अधिक होगा। ठीक है, तो किसका यानी कौन इसमें प्रकाशतः सघन होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बात और समझें इसमें ध्यान रखें कि जो माध्यम, एक और दिखा देते हैं इसमें, हीरा है, हीरा में और आपसे पानी में पूछा जाए कौन ज़्यादा प्रकाशतः सघन है, कौन ज़्यादा है सघन, तो आपने देखा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 है ना, 2.42 है जो कि सबसे अधिक है। तो इसका अर्थ है कि हीरा जो है ना, हीरा वो ज़्यादा प्रकाशतः सघन है किसके अपेक्षा? पानी से तुलना करिए, हमें कौनों से तुलना करिएगा ना, सबसे ज़्यादा किसका है? हीरा का। ये सब देना से ज़्यादा क्या है? सबसे अधिक ये प्रकाशतः सघन है। अब बात समझें, ध्यान रखें, जो ज़्यादा प्रकाशतः सघन है ना, वहाँ पर उसका घनत्व अधिक हो भी सकता है और नहीं भी होगा। जरूरी नहीं है कि घनत्व हमेशा अधिक होगा। ठीक है, मैंने बोला कि जो माध्यम प्रकाशतः सघन होता है उसका घनत्व की बात कर रहे हैं, डेंसिटी, उसका डेंसिटी ये जरूरी नहीं है कि वो भी अधिक होगा। जैसे बात समझे, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर समझे, किसको किसको ले लें? पानी को ले लेते हैं। किसका? पानी। तो पानी का अपवर्तनांक कितना देख रहे हैं आप लोग? 1.33। एगो तारपीन का देखिए, तारपीन कहाँ है? तारपीन यहाँ है, इसका देखिए कितना है। यहाँ तारपीन कितना है वो गौर करें, तारपीन 1.48 है। तारपीन का ज़्यादा है किससे? पानी से ज़्यादा है ना। तो इसका अर्थ है कि पानी से ज़्यादा तारपीन का जो है ना घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना है। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पानी और तारपीन में ज़्यादा सघन कौन है? तो तारपीन ज़्यादा सघन है क्योंकि एक और अपवर्तनांक ज़्यादा है। लेकिन ये जब घनत्व की बात करें तो पानी का घनत्व देखिए इसका अधिक होगा, घनत्व अधिक है। घनत्व की हम बात किए हैं, पानी का घनत्व अधिक, लेकिन तारपीन का घनत्व क्या होगा? इसका घनत्व क्या होगा? कम है। तारपीन का घनत्व क्या हो रहा है? कम। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ, फिर से रिपीट कर देते हैं, जहाँ माने जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा ना, तो वो प्रकाशतः सघन अधिक है, लेकिन घनत्व को कोई जरूरी नहीं है कि घनत्व उसका अधिक हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखा दिया कि जब पानी का अपवर्तनांक 1.33 और तारपीन का अपवर्तनांक 1.48, तो जब पानी का घनत्व जो है ना ज़्यादा है
और तारपीन का घनत्व क्या है, कम है। ये बात को ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ना उस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक चलेगा वो है कि एक आयताकार कांच लेंगे, एक आयताकार कांच, और इस आयताकार कांच से हम बात करेंगे। थोड़ा चार्ज कम हो गया, देखते हैं। तो एक हम ले रहे हैं आयताकार कांच लेंगे यानी स्लैब लेंगे, और उससे हम देखेंगे पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। क्या देखने वाले हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो आप चले उसको देखेंगे कैसे होगा पार्श्विक विस्थापन, बातें करते हैं इस पर, है ना। तो इसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक हम लोग लगा लेंगे। दिल भर जाना, हाँ चले हेडिंग लगाना है आगे। टॉपिक है कि एक कांच है, एक आयताकार एक आयताकार स्लैब से प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन, है ना, पार्श्विक विस्थापन इसको थोड़ा देखना हम लोग का टॉपिक ये रहा। एक आयताकार स्लैब से प्रकाश का क्या देखना है, पार्श्विक विस्थापन। तो हम यहाँ पर लेते हैं, गौर करें, समझना है, इसमें लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। मैंने एक यहाँ पर आयताकार ले लिया, एक स्लैब है, ठीक है। स्लैब कांच की सिल्ली समझते हैं, कांच की सिल्ली, है ना। इसका नाम मैंने रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रखा। अब ये है, देखिए इधर है तो विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। विरल माध्यम जो कि क्या है, इधर हवा है, और इधर भी क्या है, विरल माध्यम, ये भी क्या है, हवा ही है। इधर भी नीचे, ऊपर हवा नीचे हवा, दोनों ओर क्या है, दोनों ओर आप देख रहे हैं कि विरल माध्यम है। तो इधर भी लिख देते हैं नीचे विरल माध्यम है, ठीक है। विरल माध्यम में क्या है आप लोग के बीच, तो हवा है। ऊपर हवा नीचे हवा, हवा हूँ और कौन सी हवा हूँ, इधर देखिए ना, बसंती हवा हूँ ना जी। देखिए जरा सा इधर। तो अब यहाँ पर बातें होगी क्या, थोड़ा देखा गया। तो मैंने देखा ए बी सी डी हुआ। ए बी सी डी एक कांच का क्या है, स्लैब है। समझना है इस एक आयताकार स्लैब से प्रकाश का यानी पार्श्विक विस्थापन, इसको समझना है कैसन होता है, ठीक है। तो मैंने ए बी सी डी एक स्लैब लिया है जो आयताकार है। एक किरण यहाँ से आपतित हो रही है, एक किरण यहाँ से क्या हो रही है, आपतित हो रही है स्लैब पर, और किस पृष्ठ पर हो रही है, ए बी पृष्ठ पर। अब ये आपतित होने के बाद ये किरण क्या होती है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ अभिलंब डालते हैं। पहले इस पॉइंट पर एक अभिलंब डालेंगे। तो मैंने एक अभिलंब डाल दिया, गौर करें, मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया, और ये अभिलंब मैंने डाला। ये किरण क्या होगी ना, डायरेक्ट ऐसे चली जाएगी। देखिए किरण जा रही है सीधे, यहाँ से आई है किरण और आकर इस किरण का नाम रख लेते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं, एम है, और ये क्या है, ओ है। ये एम ओ एक आपतित किरण है जो स्लैब के ए बी पृष्ठ पर आपतित होती है, और किस माध्यम से चलकर आ रही है, विरल माध्यम से चलकर आती है, और ये सीधे निकलती है, सीधे ऐसे सीधे निकल गई। और ये कौन सा माध्यम है ये पहला माध्यम। ये कौन सा माध्यम, पहला माध्यम। इसको मानेंगे माध्यम नंबर 1, माध्यम 1, ठीक है। और इसको मानेंगे माध्यम 2, ध्यान रखना, इसको माना है माध्यम 2। फिर ये कौन सा माध्यम, माध्यम 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये माध्यम 1, इधर लिख देते हैं माध्यम 1। तो गौर करें, हवा को मैंने माना माध्यम 1, और जो कांच का स्लैब है ना उसके अंदर माना उसको माध्यम 2, ठीक है, माध्यम 2 हो गया। अब आइए आप देखेंगे ना, यहाँ से जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण I1 है, अभिलंब है। आपतन कोण क्या बनेगा, I1। और यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण R1, अपवर्तन कोण R1। अब यहाँ हम क्या करते हैं ना, गौर करें, यहाँ से किरणें थोड़ा मुड़ जाती है,
यहाँ से किरणें थोड़ा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, गौर करें यहाँ से। तो हम इसको अभी ना लिखेंगे अपवर्तन कोण, पहले इसको देखेंगे जरा सा। जब माध्यम, आप लोग को मालूम है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैंने बताया है, ध्यान रखें, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो कहाँ, अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे झुकेगी किरण। तो झुकेगी तो देखिए यहाँ से आगे झुक कर आई किरण, और झुक कर आई तो यहाँ पर एक कोण बन गया, कोण बना, और इस कोण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, जिसका नाम रखेंगे हम R1। अपवर्तन कोण जिसका नाम मैंने क्या रखा, R1। अब ये R1 हुए, अब यहाँ से देखिए हम अभिलंब डालें तो यहाँ से जैसे अभिलंब डालेंगे ना, गौर करें, ये अभिलंब डालेंगे तो ये किरणें ना है, जो किरण आई है यहाँ से देखिए अंदर से स्लैब के अंदर चल रही है किरण, और यहाँ से ये सीधे ऐसे होते हुए फिर सीधे निकल जाएगी, ऐसे समांतर निकलेगी। ध्यान दें आप लोग, ये किरण यहाँ से समांतर निकल जाएगी। फिर मैंने यहाँ से देखा, अभिलंब खींचा, बढ़िया से देखेंगे, अभिलंब मैंने खींच दिया, अब ये किरणें ना बिल्कुल ऐसे समांतर निकल जाएगी, ऐसे देखिए एकदम समांतर। इसको हम कितना हो आगे बढ़ाए ना तो मिलने वाली नहीं है, इसको समांतर बोलेंगे, तो समांतर निकल गई। यहाँ जो है, अब गौर करें, यहाँ जो अभिलंब डाले हैं ये है I1 आपतन कोण, ये है R1 अपवर्तन कोण, ये पहला, और ये पहला आपतन कोण, ये पहला अपवर्तन कोण। और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर आपतन कोण हो जाएगा I2। आपतन कोण कौन सा हो जाएगा, I2। ये दूसरे माध्यम के लिए है, अंदर है ना दूसरे माध्यम, तो दूसरे माध्यम में ये है आपका आपतन कोण I2। दो आँख है, I4 आँख। देखिए यहाँ से I4 क्या होता है, आँख होता है, अंग्रेजी लगा देते हैं आप लोग। तो यानी इसके अंदर हो गया I, और इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और यहाँ से ये जैसे निकल कर गई, यहाँ से जैसे किरण पार हो रही है, तो किरण जो पार हो रही है यहाँ पे कोण बन गया, तो ये बन गया R2। क्या बन गया, R2। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण दो गो होगा, ध्यान रखें, आपतन कोण एगो यहाँ है और अपवर्तन कोण यहाँ, फर्स्ट वाले। सेकेंड में क्या हुआ कि आपतन कोण यहाँ देख रहे हैं आप लोग, और फिर ये अपवर्तन कोण क्या हुआ यहाँ। तो यही जो किरणें यहाँ पर बिल्कुल समांतर जो जा रही है ना किरणें, इस घटना, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं निर्गत किरण है। कौन सी किरण है, निर्गत किरण चाहे अपवर्तित किरण। तो इस निर्गत किरण चाहे अपवर्तित किरण जो है ना, इनके बीच के है आपतित किरण है। कौन सा किरण है, फर्स्ट वाला देखेंगे पूरा का पूरा आपतित किरण है, और है कौन सा किरण है, निर्गत किरण। एक बीच के ना दूरी हमेशा लंबवत होती है, लंबवत दूरी होती है, मैंने कहने का अर्थ है नियत। यहाँ इसके बीच की दूरी की बात करें, ये सब बराबर होंगे, कोई दूरी कम बेसी नहीं होगा, अर्थात ये समांतर हैं। और इस तरह के जो घटना होते हैं ना प्रकाश के साथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन में आपने क्या देखा कि देखा इसमें कि कोई किरण, क्या देखा आपने कि कोई किरण पहले पृष्ठ पर, यानी किसी स्लैब के पहले पृष्ठ अर्थात AB पृष्ठ पर आपतित होती है, और कौन सा कोण बनाती है यहाँ पर, आपतन कोण I1। और बनाते हुए ये दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में चली गई, दूसरे माध्यम में जाते हुए फिर दूसरे माध्यम से कहाँ चले जा रही है, पहले माध्यम में। और पहले माध्यम में वो किसके समांतर निकल जा रही है वो किरण, तो यह फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट ये आपतित किरण देख रहे हैं ना फर्स्ट वाले, तो आपतित किरण के समांतर होते हुए निकल जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो घटना हो गया ना, इस घटना का नाम रखा गया है पार्श्विक विस्थापन। तो बस इसको समझना था आप लोगों को, ठीक है। तो समझ आया होगा कि पार्श्विक विस्थापन में आपने कैसा देखा, किस तरह से होता है, और ये कैसा स्लैब के कारण मैंने बताया। अब इस केस में देखिए क्या होगा कि हेजवा जो देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पर, इस केस में ध्यान रखेंगे, यहाँ इस केस में हो जाएगा आप लोग के बीच, यहाँ I1 जो होता है वो किसके, यानी I1 और है R2, तो जो है R2 होगा ना वो किसके बराबर होगा, I1 के बराबर। ध्यान रखें, R2 जो होने वाला है वो किसके बराबर होगा, I1 के बराबर। यानी ये अपवर्तन कोण, दूसरा जो अपवर्तन कोण बना है वो पहले आपतन कोण के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है पार्श्विक विस्थापन। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच की कोई चीज़ कितने गहराई में है, बट वो दिखाई थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ते हैं, यानी आभासी गहराई और वास्तविक गहराई की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।